प्रश्नावली 8.2 का 7वां सवाल। अब क्या होना है सवाल में, इसके प्रसार में मध्यपद ज्ञात कीजिए, ये सीखना है। इससे पिछले वीडियो में इसी प्रश्नावली में हमने विस्तार करना सीखा है, व्यापक पद ज्ञात करना सीखा है, किसी का गुणांक ज्ञात करना सीखा है। कोई पद दिया उसमें बोले एक्स की 4 के गुणांक वगैरह निकालो, इस तरह का सीखा है। आज सीखा कि कोई व्यंजक दिया है तो उसका मध्यपद क्या होगा। देखिए, समझने की बात है, जैसे अगर पदों की संख्या n है, मतलब जो n होती है घात n है किसी व्यंजक में, तो जो पदों की संख्या होती है वो उससे एक ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 7 है तो पदों की संख्या 8 हो गई। जब पदों की संख्या 8 हो गई तो इसमें 2 मध्यपद होंगे। अगर यहाँ पर विषम होती है, अगर ये सम हो गई तो पदों की संख्या विषम आ जाती है, तो उसमें 1 मध्यपद होता है। तो आपको जानकारी है, आपने सांख्यिकी में माध्यिका निकाली थी तो बीच का पद निकालते थे, लेकिन वो वाले लॉजिक ना लगा के यहाँ सीधा सीधा सूत्र लगाएं कि क्या होगा। तो मध्यपद जो है वो देखो, अगर ये n विषम आए तो इसके लिए 2 सूत्र हैं, n+1/2 वहाँ पद, और एक कौन सा होगा, n+1/2 +1 वहाँ पद। इस तरह से आप सीधे सीधे n से संबंध रहेगा इसका। तो अब ये आपने रख दिया 7, यहाँ रख दिया 7 और 1 8/2 वहाँ पद, और 7 + 1/2 और पूरे का +1 वहाँ पद। यानी कि अगर आप देखोगे 7 और 1 8, 8/2 यानी कि 4वां पद और 5वां पद। तो इसका मतलब जो इसके मध्य पद होंगे, इसका विस्तार किया जाए तो कुल 8 पद होंगे, तो उसमें 2 भाई 4 और 5 2 मध्य पद माने जाएंगे। अब उन्होंने कहा उन पदों को निकालना है, तो T4 यानी कि चौथा पद निकाल लो। तो कैसे लिखोगे, T3+1 पीछे सीखा है आपने। अब T3+1 हो गया तो NCR। अब n का मान देखो वही जैसे दिमाग में लगना है, TR+1, तो NCR x⁻n−r a⁻r। अब मैंने ऐसा क्यों कराया, मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे n का मान 7 दिया हुआ है, तो 7C3 लिख लोगे और 3 की पावर दोनों का डिफरेंस हो गया, और दूसरा पद लिख लिया -x3/6, और फिर यहाँ पर जो c के सफिक्स में होता है वो यहाँ x की पावर में आ जाता है। सीधी सी बात है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो चौथा पद आ जाएगा, पूरा प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक मध्य पद है। और इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको 5वां पद निकालना है तो आप लिख लो T4+1। तो अब यहाँ पर NCR तो 7C4, फर्स्ट टर्म लिख लो 3 की पावर 3 हो गया, और -x3/6 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से आप इसका भी विस्तार कर सकते हो। ये आपने पिछली प्रश्नावलियों में सीखे हैं, इनके विस्तार करने सॉल्व करने मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर लेंगे। तो मुख्य रूप से सीखने की बात ये है कि यदि हमको मध्य पद निकालना है और ये अगर विषम है तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, n+1/2 वहाँ पद और n+1/2 पूरे का +1 वहाँ पद। तो इस प्रकार से ये 2 चीज़ आ जाएंगी और दोनों के पद अलग अलग निकाल के उसको सॉल्व कर दो। यहाँ से प्रक्रिया पुरानी वाली हो गई जो आपने पीछे सीखी है। अगर ये सम हो, कोई यहाँ पर सम हो जाए तो क्या करेंगे, अगर ये n सम हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये अगले सवाल में बताता हूँ आपके लिए। अब देखो, जैसे ये निकालना बोले इसके प्रसार में इसका मध्य पद निकालो, तो आपको मध्य पद निकालना है। अब ये है n, सम संख्या है, इसके लिए फार्मूला लगाते हैं n/2 +1 वहाँ पद, और यह हो गया 10 रखेंगे 10/2 + 1 वहाँ पद, तो 5 हो गया ना, 5 और 1 6 वहाँ पद। यानी कि जिसको मैं कहता है ऐसा करके T6 टर्म हो गया, तो लिख लिया T5+1, R का मान ये 5 हो गया, N का मान 10 है, 10C5 फर्स्ट टर्म लिखिए, x/3 की पावर दोनों का डिफरेंस लिखा, और सेकंड टर्म लिखिए 9y, और पावर में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मध्य पद ये हो गया एक पद, क्योंकि कुल पद हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, n का मान 10 है तो पदों की संख्या 11 होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो छठा पद है वो मध्य पद हो गया, 5 पद उससे पहले 5 बाद में। अगर पदों की संख्या सम संख्या में आ जाती है तो 2 पद होते हैं। तो यहाँ पर n से जोड़ने से इस प्रकार से ये आसानी रहती है। तो देखिए, अभी जो 2 सवाल कराए थे उन्हें मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, उनको आप स्वयं से करके देख सकते हैं, इसलिए उसको नहीं बढ़ाया। अभी नया क्वेश्चन है 1 + a⁻m + n।
के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की घात m तथा a की घात n के गुणांक बराबर हैं। अब आप ऐसे समझो कि ये है 1 + a, तो अगर हम 1 + a की पावर m + n इसका प्रसार करते हैं तो इसके प्रसार में 1 + a की पावर m + n के प्रसार में जो गुणांक होता है, जैसे किसी का भी गुणांक आएगा ना, जैसे a की घात m कह रहे हो, तो वो कब आएगा? देखो इसको ऐसे समझो, 1 + x की पावर n होता है। पहले मैंने ये पढ़ाया था कि x + a की पावर n होता है, तो x की पावर n + nc1 x की पावर n - 1a + nc2 x की पावर n - 2a², ऐसे ऐसे करके पढ़ाया, लास्ट में की पावर n था। फिर मैंने कहा x की जगह 1 रख लिया, a की जगह x रख लिया, तो क्या सीरीज बन गई 1 + nc1 a + nc2 x की जगह तो 1 हो गया a², ऐसे करके ये चलेगा। तो जैसे ncr और a की पावर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। जो c के सफिक्स में आता है वो a की पावर में हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जब ये वाला स्ट्रक्चर है ना, तो अब यहाँ पर a की जगह ये चीज़ कब आई? जब x की जगह 1 है और a की जगह x है, तब हमने इस प्रकार से किया nc1, अब x की जगह यहाँ पर मतलब x हो गया था, सॉरी। अब अगर जे तुम इसको ऐसे कर लोगे, x की जगह यहाँ पर a कर दोगे, जैसे 1 + a की पावर n है, तो ये हो जाएगा 1 + nc1 a + nc2 a², ऐसे करके ncr a की पावर r, ये वाली बात है। तो जब हम ऐसी बात समझते हैं तो जो a का गुणांक है वो क्या बन गया? गुणांक से मतलब है यहाँ पर द्विपद गुणांक। ये लिखा है ना कि इसके गुणांक बराबर हैं, तो गुणांक से मतलब द्विपद गुणांक हैं। ये nc0 nc1 nc2 ये चीज़ है। तो a² का गुणांक कौन है? nc2। n क्या है? जो पावर यहाँ होती है वो आ जाता है, n वो हो जाती है, और जो इसका है वो ये c के सफिक्स में लिखा है। तो इसके प्रसार में a की घात m का गुणांक क्या बनेगा? अब लॉजिक समझ में आ गया। n की जगह m + n है तो वो लिख दिया c, और c के सफिक्स में क्या आएगा? a की घात m का गुणांक चाहिए तो m आ जाएगा। ये है बात। अभी इससे अब हम आगे आते हैं। 1 + a की पावर m + n के प्रसार में a की घात n का गुणांक क्या बनेगा? तो अब वही वाली बात आ गई, m + n c और n बनेगा। ठीक है, अभी उनका कहना है कि ये दोनों बराबर सिद्ध होने चाहिए, ये दोनों बराबर हों, ये सिद्ध करो। ठीक, एक चीज़ होती है ncr बराबर nc n - r के बराबर होता है, ये क्रमचय संचय में पढ़ा है। ncr का परिणाम निकाल लो और nc n - r का परिणाम निकाल लो, तो दोनों बराबर आएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके आधार पर मैं क्या कर लेता हूँ, m + n c और ncr को इस फार्मूला लगा दिया, तो ये क्या लिख दिया? m + n - n, इस आधार पर लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? m + n c, m + n - n, n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया m + n cm। अब देखो ये m + n cm हो गया, ये आ गया m + n cn। 1 + a की पावर m + n के प्रसार में a की घात m का गुणांक था। अब आप देखो, और ये a की घात n का गुणांक, ये भी यही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? a की घात m का गुणांक और a की घात n के गुणांक दोनों बराबर आ गए, ये बात सिद्ध हो गई। अगला प्रश्न है संख्या 10। यदि x + 1 की घात n के प्रसार में r - 1वां, r और r + 1वां पदों के गुणांकों में 1, 3, 5 का अनुपात हो तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। पहले इनके गुणांकों के बारे में समझ लें। देखो जी, ये जो x + 1 की घात n है, x + 1 की घात n मतलब हो गया 1 + x की घात n, ऐसे समझ लो। तो ये क्या है? nc0 1 हो गया प्लस nc1, और ये x हो जाएगा प्लस nc2 x² हो जाएगा, और इस प्रकार से ncr x की घात r हो गया और प्लस मान लो x की पावर n। खैर एक बात समझ में जो आती है, दूसरा पद है, अगर दूसरा पद है तो यहाँ पे c के सफिक्स में 1 आता है ना, जो पावर है वो तो आएगी पावर, और c के सफिक्स में 1 आ रहा है। तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा, तो c के सफिक्स में 2 आ रहा है, ये समझने की बात है। तो अब ऐसे समझो कि जो r - 1 जैसे अब ये है ना, तो अब मैं लिखूँ अगर x + 1 या 1 + x कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, आगे पीछे हो जाता है। तो x + 1 की पावर n के प्रसार में या 1 + x
की पावर n के प्रसार में, सामने सामने लिखा है इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रसार में r-1 वे r-1 वे पद का गुणांक। अब मैंने लॉजिक आपको समझाया कि दूसरा पद है तो यहाँ 1 आ रहा है, तीसरा पद है तो 2 आ रहा है, एक कम हो जाता है। तो अब जो पावर है n वो तो पावर n रहेगी c, और सफिक्स में क्या आएगा, एक कम, तो क्या हो गया r-2। ये है बात समझने की। r-1वां पद है तो एक कम कर दो वहाँ पर। अब इसके प्रसार में r वां पद का गुणांक निकलवाओगे तो क्या हो जाएगा, एक कम करो NCr-1। अब इसके प्रसार में ये कहा r+1 वे पद का गुणांक, तो क्या हो जाएगा NCr। ये है बात। तो अब इनके गुणांकों में 1:3 का अनुपात है, 1:3:5 का अनुपात है। प्रश्नानुसार NCr-2 इज टू NCr-1, ये इज टू NCr 1:3:5। अब जैसे ये तो दिया हुआ है, लिख लिया। अब पहले दूसरे ले लो, फिर दूसरा तीसरा ले लेंगे, 2 समीकरण बन जाएगी। तो NCr-2 और NCr-1 1:3 का अनुपात दे रहे हैं। अब ये मानो तो तुम ये क्या लिखोगे यहाँ पर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-2 और n-r+2 और पूरे का बटेलिया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और n-r+1। इससे n कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर गया पलट के, ये 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि ये इसको ऊपर लिख लिया, r-1 को, n-r+1 को ऊपर लिख लिया, ऐसे करके पलट जाएगा भिन्न, r-1 और n-r+1 अपॉन r-2 और n-r+2 बराबर 1/3। अब यहाँ क्या हुआ कि r-1 ये तो ऐसे लिखा रहने, इसको r-1 लिखा और अगला एक और कम कर दिया तो ये हो गया r-2 और ये r-2 है। यहाँ क्या काम किया, n-r+1 इसको ऐसे लिखा रहने दिया, ये n-r+2 है तो एक कम कर देंगे, तो यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया n-r+2, अगले पद में एक कम होगा तो n-r+1 हो गया बराबर 1/3। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या है, तिरछी गुणा कर लो, 3 की गुणा r-1 से और इसकी गुणा इससे कर लो n-r+2 से। 3r-3 बराबर n-r+2। अब देखो भाई, माइनस के r इधर आ गए, प्लस के हो जाएंगे तो ये 4r हो गए, और प्लस के 2 इधर आ गए तो माइनस के 5 हो गए और बराबर n। ऐसा मान लो ये एक समीकरण हो गई, ठीक। अब दूसरी पोजीशन लो, अब यहाँ से लो इनको और इनका अनुपात, तो NCr-1 अपॉन NCr और बराबर किसके हैं, ये 3/5 के हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और n-r+1 पूरे का लिखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r बराबर 3/5। इससे कैंसिल ले लो, ये पलट के ऊपर पहुंच गए, फैक्टोरियल है r फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल r-1 n-r+1 बराबर 3/5। ये r है और ये है r-1 n-r, ये है r-1 n-r+1 और n-r बराबर 3/5। इससे ये कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल कर लो, तिरछी गुणा कर लो, 5r बराबर 3n माइनस का 3r प्लस का 3। अब ये 3r इधर आ गए तो ये हो गए 8r बराबर 3n प्लस का 3, ठीक। अब ये जो n का मान है वो इसमें रख देते हैं, n का मान ना इसमें रख दिया, तो देखो 3 और n का मान हो गया 4r माइनस 5 प्लस 3, तो जी हो गया 8r बराबर 3 चौक 12r माइनस 3 पंजे 15 प्लस के 3, तो ये हो गया 8r बराबर 12r माइनस के 12r। अब जे 12 इधर को आ गए, 12r में से 8r गए, बच्चे 4r
और r बराबर हो गया 3, ये समझ लो r का मान 3 हो गया। अब r का मान इसमें समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, तो 3 चौक 12 -5 बराबर n, तो n बराबर 7 हो गया। तो इस तरह से सवाल आपका सॉल्व हो। अब देखिए ये वाला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 1 + x की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक 1 + x की घात 2n-1 के प्रसार में x की घात n के गुणांक का दुगना होता है। मैं एक बार सवाल शुरू करूं, उससे सवाल यहाँ से शुरू करूँगा। एक बार मैं फिर 1 + x की पावर n लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 + nc1x nc2x² ncr x की पावर r और लास्ट में x की पावर n। इससे समझने में मदद मिलेगी। अब देखो 1 + x की पावर 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक, तो ये जिसका प्रसार हो रहा है वो c के ऊपर आ रहा है, और तो इसका मतलब ये हो गया जो c होगा यहाँ पर क्या हो गया 2n, एक बात, क्योंकि यहाँ पे 2n लिखा है। अब देखो x की घात n का गुणांक, x की घात 2 है तो c के सफिक्स में 2 है, x की घात r है c के सफिक्स में r है, जो घात में वो c के सफिक्स में होता है। तो यहाँ पे तुम्हें किसका गुणांक चाहिए, x की घात n का गुणांक, तो c के सफिक्स में कौन होगा, n होगा, 2n एक बात। इसी प्रकार जो है दूसरा 1 + x की पावर 2n-1, इसमें ना ये मतलब लॉजिक पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप लिख लोगे, कोई ये नहीं पूरा लिखना होता है, बस समझाने की वजह से लिखा है। तो ये 2n-1 c और x की घात n का गुणांक, तो n हो गया। अब इन्होंने कहा क्या कि ये जो x की घात n का गुणांक इस वाले प्रसार में इसके गुणांक का दुगना होता है, ठीक है। तो मैंने लिखा 2n/n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हो गया 2n-n। तो यह हो गया फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब इसको लिख लेंगे हम 2n इंटू, अगला एक कम करेंगे तो 2n-1 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया n(n-1), ऐसे लिख दिया अपॉन फैक्टोरियल n, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब ये हो गया 2 गुणा 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे समझो कि ये 2 बचा है और ये बचा है 2n-1 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल-1 फैक्टोरियल n। अब इसको आगे में लिखने की बजाय कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये समझने की बात है एकदम नहीं। ये जो 2n-1 cn है, अगर इसमें NCR के फार्मूले से खोलूँगा तो देखो क्या आएगा 2n-1 n फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा 2n-1 n, यानी कि ये हो गया 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, और 2n में से n गया n-1। ये चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ तो एक हो गई। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 2n-1 cn लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके एक्सप्लेन करके दिखाया, यहाँ पर डायरेक्ट से मुश्किल होता। तो ये हो गया 2n-1 cn, यानी कि ये जो 2n-cn है वो 2 गुणा और 2n-1 cn के बराबर आ गया। 2n-cn कौन है, 2n-cn है 1 + x की पावर 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक, और ये दुगना है 1 + x की पावर 2n-1 के प्रसार में गुणांक के। आप ये यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 + x की पावर n 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक बराबर 2 गुणा, अब ये लिख सकते हो 1 + x की पावर 1 + x की पावर 2n-1 के प्रसार में x की घात n का गुणांक, ऐसे समझो, है ना। तो ये 1 + x की घात 2n के प्रसार में x की घात n का गुणांक हो गया 2n-cn, और 1 + x की घात 2n-1 के प्रसार में x की घात n का गुणांक उसका, तो ये चीज़ इसका दुगना हो गई, यही सिद्ध करना था। देखो बच्चों 12वां और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x की पावर m के प्रसार में x² का गुणांक 6 हो। अब 1 + x की पावर m के प्रसार में x² का गुणांक,
अब वही आ गई 1 + x की पावर n, तो यानी कि ये m हो जाएगा n की जगह c और ये 2, ये बन जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार ये जो mc2 है ये 6 के बराबर, इसका गुणांक 6 है। अब फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये m-2 बराबर 6, तो यहाँ पर इसको m-1 और यहाँ पे लिखा m-2 और ये फैक्टोरियल ख़त्म किया। 2 1 m-2 फैक्टोरियल बराबर 6, इसे कैंसिल हो जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे। m² - m बराबर 6 दूनी 12, m² - m माइनस के बार है बराबर 0, 4 3 12, 4 3 1, m² - 4m + 3m माइनस के बार है बराबर 0, m कॉमन लेते हैं तो m-4 + 3 कॉमन लिया, m-4 बराबर 0, ब्रैकेट में m-4 और m + 3 बराबर 0। दूसरी बात, अब यदि m-4 बराबर 0 तो m बराबर 4, यदि m + 3 बराबर 0 तो m बराबर 3, m बराबर -3। अब m के तो 2 मान आ रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा, m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो आपका उत्तर कौन हो गया, ये हो गया 4। और इसी के साथ यहाँ पर ये प्रश्नावली समाप्त होती है। द्विपद प्रमेय की ये प्रश्नावली, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, इसको धीरे धीरे करिए, फिर इसमें अच्छे से कर पाएंगे आप इन सवालों के लिए। और NCERT के सारे सवाल तो करिए ही करिए, इसके अलावा जो भी और किसी बुक से इसको रेफरेंस ले सकते हैं तो और अच्छे सवालों को इसको कर देखिए। अब आगे इसके आगे विविध प्रश्नावली हम लोग करेंगे।